आज के मुख्य समाचार। सड़क किनारे बैठे दृष्टि बाधित संघ को हटाया गया। धर्मशाला में क्रिकेट प्रेमियों के लिए खास इंतजाम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शिमला दौरा। शिमला में धूमधाम से मनाई गई परशुराम जयंती। झाड़माजरी में 2 प्रवासी युवकों की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई। परशुराम जयंती पर मुख्य अतिथि रहे विधायक हरीश जनार्था। करण नंदा ने सरकार पर साधा निशाना। स्वर्ण शब्द पर पाबंदी की मांग। अब समाचार विस्तार से। शिमला में होने वाले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे से पहले प्रशासन ने सुरक्षा का हवाला देते हुए सड़क किनारे बैठे दृष्टि बाधित लोगों को रातों रात हटा दिया है। अधिकारियों ने इस कार्यवाही के लिए धारा 144 का हवाला दिया है, जिसके तहत किसी भी स्थान पर एकत्र होने पर प्रतिबंध होता है। दृष्टि बाधित लोगों का कहना है कि वे कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक बैठे थे और उन्हें बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था दिए हटाया गया। एक दृष्टिबाधित व्यक्ति ने बताया कि हम सिर्फ अपनी मांगों को लेकर बैठे थे, हमें अचानक हटाया गया और कहा गया कि राष्ट्रपति जी आ रही है, इसीलिए जगह को खाली करना होगा। कम से कम हमें लिखित आदेश तो देना चाहिए था। दृष्टिबाधित लोगों के द्वारा इसकी आलोचना की गई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को ऐसी कार्यवाही करने से पहले हमारे साथ एक बारी बातचीत करनी चाहिए थी। वो आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा के चलते यहाँ पर 144 लगा दी गई है और ने कहा कि आप यहाँ से धरना जो है फिलहाल हटा दीजिए और आप एक किनारे पे रहिए फिलहाल। और वो ये कह रहे थे कि आपके मीटिंग करा देते हैं 5 तारीख को। तो इस पर हमने कहा कि अगर 5 तारीख की मीटिंग आप हमें दे रहे हैं तो हमें रिटर्न में दे दीजिए। हम इस जगह को छोड़ करके अपना जो पिछले 500 से अधिक दिनों से धरना चला हुआ है, हम उसी जगह पे चले जाएंगे सारे के सारे। जी, ये कारण यही रहा कि राष्ट्रपति के आने का जो समाचार जैसे प्राप्त हुआ उसके बाद ही यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ प्रारंभ हुई है। तो हम भी देश के नागरिक हैं, हम भी इस चीज़ को मानते हैं कि जो है सुरक्षा का जो प्रोटोकॉल होता है फॉलो करना पड़ता है। तो हम भी सरकार के कानून के साथ हैं, लेकिन समस्या ये है कि जब जिस कानून का पालन हम कर रहे हैं और जिस कानून का पालन सरकार हमसे करवा रही है, तो हम भी जिस कानून का पालन करवाने के लिए सरकार को बोल रहे हैं, सरकार भी तो उस कानून को पालन करे ताकि हमारी समस्या भी सॉल्व हो सके। जबकि हमारा जो कानून है ये जो है बिल्कुल एक एक्ट के अंदर ही दिया हुआ है और एक्ट में इसका प्रोविज़न है कि हमारे लिए क्या क्या मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा। जॉब का प्रोविज़न उसी में 1% के हिसाब से। तो जब सारी व्यवस्था हमारे को भी कानून के अनुसार है, तो जिस तरह हम सरकार के साथ चल रहे हैं, सरकार को भी चाहिए कि वो भी हमारी समस्या का समाधान शीघ्र करे और हमारी समस्या का समाधान करके हमें भी फ्री करे। हम भी ये शौक के तौर पर यहाँ नहीं रहना चाहते और हमारा कोई भी साथी यहाँ पर रहने का जो है शौक़ नहीं रखता या इच्छुक नहीं है। तो सबका अगर उनकी समस्या का समाधान हो जाए तो सब लोग यहाँ से चले जाएंगे। ये CID वालों की रिपोर्ट है, उन्होंने कहा कि 5 तारीख को आपकी बातचीत हम करवा देंगे कहते चीफ सेक्रेटरी के साथ। लेकिन मैंने कहा कि अगर ऐसा कोई लेटर है या कोई रिटर्न में हमें मिल सकता है तो आप दीजिए, अगर आपके पास कोई रिटर्न में नहीं है तो फिर हम यहीं हैं। फिर हमने कहा कि आज छुट्टी, आज तो लेटर नहीं मिलेगा। हमने कहा ठीक है, आप आज की वेट हम कर सकते हैं कल, लेकिन हम जब तक हमारे को कल लेटर नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम यहीं हैं पार्किंग में। जब तक लेटर नहीं मिलता तब तक हम यहाँ पर ये जो पार्किंग है यहाँ पर रहेंगे फिलहाल। धरना स्थल तो क्योंकि हमने छोड़ दिया, क्योंकि जो सुरक्षा का कारण ने बताया उस हिसाब से हमने इसको खाली कर दिया है। लेकिन हम जहाँ छोटे शिमला के पास ही बने रहेंगे। लेकिन हाँ, अगर लेटर नहीं मिलता तो हमें फिर आगे जो बड़ी कार्रवाई करने के लिए विचार करना पड़ेगा, ताकि राष्ट्रपति महोदय का ध्यान भी हमारी ओर आकर्षित हो कि हिमाचल में चल क्या रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संभावित हिमाचल दौरे को लेकर शिमला में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राष्ट्रपति का यह दौरा 5 से 9 मई के बीच हो सकता है। हालांकि राज्य सरकार को 2 से 12 मई के बीच की तैयारियों के निर्देश पहले ही मिल चुके हैं। शिमला पुलिस ने सावधानी बरतते हुए सचिवालय के पास सुरक्षा कार्य भी शुरू कर दिया है। शहर के प्रमुख स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं कमांडो यूनिट को भी सक्रिय कर दिया गया है। पुलिस अधिकारी सुरक्षा के हर पहलू की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं ताकि राष्ट्रपति के दौरे के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। सूत्र के अनुसार राष्ट्रपति मुर्मू अपने इस दौरे के दौरान विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों में शिरकत कर सकती है। उनके प्रवास के मद्देनजर ट्रैफिक प्लान भी तैयार किया जा रहा है ताकि आम जनता को कम से कम परेशानी हो।
शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्थानीय प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क है। जगह जगह बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं और संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी भी बढ़ा दी गई है। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमें हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। राष्ट्रपति का यह दौरा राज्य के लिए गर्व का विषय है और इसके सफल आयोजन के लिए सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में होने वाले आईपीएल के 3 मैचों से राज्य के पर्यटन कारोबार को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। 4, 8 और 11 मई को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में होने वाले इन मुकाबलों के चलते 2 मई से 12 मई तक हजारों की संख्या में क्रिकेट प्रेमियों और देश विदेश से पर्यटकों के आने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने इस विशेष मौके पर पर्यटकों के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। निगम के धर्मशाला कॉम्प्लेक्स के तहत होटल धौलाधार, कुनाल और भागसू कश्मीर हाउस और क्लब हाउस को सजाया संवारा जाएगा। होटलों में मेहमानों को पारंपरिक हिमाचली व्यंजन भी परोसे जाएंगे। होटल स्टाफ को मेहमानों की आवभगत और किचन स्टाफ को व्यंजनों की तैयारी को लेकर विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। प्रबंध निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार के निर्देशन में होटल धौलाधार की टेरेस पर 4 बाई 6 फीट की बड़ी स्क्रीन लगाने की योजना भी बनाई गई है। यहाँ ठहरने वाले मेहमान लाइव मैच का आनंद ले सकेंगे। वहीं होटल भागसू में फुल बार की सुविधा भी शुरू कर दी गई है, जो पहले केवल बियर बार तक ही सीमित थे। सैनिटरी व्यवस्थाओं को भी अपग्रेड किया है। पार्किंग सुविधाओं को भी आधुनिक तरीके से लैस किया जा रहा है। पारंपरिक परचेस सिस्टम की जगह अब शुल्क वसूली मशीनों से की जाएगी। कॉम्प्लेक्स के एजीएम कैलाश ठाकुर ने बताया कि आईपीएल सीजन को देखते हुए सभी तैयारियां निगम प्रबंधन के निर्देशों के अनुसार पूरी कर ली गई है। हमारे होटल्स में ठहरने वाले अतिथियों को हर संभव सुविधा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पर्यटन विकास को उम्मीद है कि इस आईपीएल सीजन में धर्मशाला न केवल खेल का केंद्र बनेगा, बल्कि राज्य के अर्थव्यवस्था और पर्यटन उद्योग को भी नई ऊंचाइयां मिलेगी। शिमला में आज परशुराम जयंती बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जिसमें हवन और अस्पताल में फल वितरण प्रमुख रहे। कार्यक्रम के तहत स्थानीय मंदिर परिसर में विशेष हवन यज्ञ का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। धार्मिक अनुष्ठान के बाद एक सामाजिक सेवा कार्यक्रम के तहत शिमला के एक प्रमुख अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल भी वितरित किए गए। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेश भारद्वाज भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि परशुराम जी केवल एक ब्राह्मण ऋषि नहीं, बल्कि धर्म, न्याय और सामाजिक समानता के प्रतीक है। उनकी जयंती हमें सिखाती है कि अत्याचार के विरोध खड़े होना और सच्चाई के पक्ष में डटना हमारी संस्कृति की मूल भावना है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया है कि वे ऐसे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। वो जन्म लिया भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में, और सभी जितने अवतार हुए हैं भगवान विष्णु के, उनमें भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं। वो आज भी जीवित हैं, ऐसी मान्यता है। और त्रेता युग में तो उन्होंने जो है धर्म की स्थापना के लिए काम किया ही, लेकिन द्वापर युग में भी, जिसमें महाभारत काल कहा जाता है, भगवान कृष्ण का काल कहा जाता है, उसमें भी उन्होंने भीष्म पितामह जैसे लोग और महारथी कर्ण जैसे लोगों को जो है वो अपने शिष्य के रूप में जो है वो शिक्षा प्रदान की। तो ऐसे भगवान परशुराम जो है वो महर्षि जमदग्नि के पुत्र, सभी अवतारों में जो है वो ऐसे अवतार हैं जो ऋषि परिवार में पैदा हुए। सप्त ऋषियों में एक जमदग्नि ऋषि होते थे, उनके घर में पैदा हुए। और हिमाचल प्रदेश को इसका सौभाग्य प्राप्त है कि यहाँ पर जो है वो रेणुका नामक स्थान, जो रेणुका भगवान परशुराम की माता थी, वो हमारे सिरमौर में स्थित है। और शिमला ज़िला का, सिरमौर का, कुल्लू का एरिया जो है वो भगवान परशुराम जी का ही क्षेत्र माना जाता है। जितने भी देवी देवता हैं यहाँ पर, उनका कोई फंक्शन तब तक पूरा नहीं होता जब तक भगवान परशुराम जी के का जो है आगमन नहीं होता है। अगर पूजा भगवान परशुराम जी की होती है, और जितने भी मुंडा, शांत आपने सुने होंगे पहाड़ी क्षेत्र में होते हैं, उसमें सबसे पहले स्थापना भगवान परशुराम की होती है। तो इस क्षेत्र में इसका ज़्यादा महत्व है।
और शिमला ब्राह्मण सभा 100 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत है और हर वर्ष जो है भगवान परशुराम जी की जयंती मनाई जाती है, जिसमें हवन पूजन के अतिरिक्त जो है वो कार्यक्रम होते हैं। और इसी कड़ी में पिछले कल जो है वो हॉस्पिटल में ब्राह्मण सभा द्वारा फल वितरण भी किया गया और आज जो है हवन का आयोजन था और इसके पश्चात जो है वो कार्यक्रम है। और हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हमें इस बात का सौभाग्य प्राप्त है कि हिमाचल प्रदेश में भगवान परशुराम जी को यदि किसी ने रिकॉग्नाइज किया तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी ने प्रदेश में जो है वो भगवान परशुराम जी की जयंती पर अवकाश घोषित किया था, ताकि जो भगवान परशुराम जी को मानने वाले लोग हैं, ब्राह्मण समाज है, वो इस कार्यक्रम को अच्छे प्रकार से जो है आयोजित कर सके और उनकी शिक्षा से जो बताया हुआ मार्ग है उस पर शिक्षा लेकर के जो है आगे बढ़े। देखिए, दुनिया में अब जो है वो अत्याचार जब होता है, अधर्म होता है, तो उसका नाश करने के लिए भगवान विष्णु जो है अवतार लेते हैं। तो जो महापुरुष होते हैं, भगवान के अवतार होते हैं, उन्होंने जो मार्ग बताए हैं, उन्होंने जो आदर्श स्थापित किए हैं, ये ऐसे अवसरों पर आवश्यक होता है कि सब उनके मानने वाले जो फॉलोअर्स हैं और आम जनता है वो उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। औद्योगिक क्षेत्र झाड़माजरी के शिवालिक नगर में एक किराए के मकान में रह रहे 2 प्रवासी युवकों की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतकों की पहचान उत्तर प्रदेश के बदायूं तहसील स्थित नंद गांव के रहने वाले गिरीश कुमार 18 और उसके चचेरे भाई अरविंद 21 के रूप में हुई है। दोनों एक निजी कंपनी में काम करते थे। परिजनों के अनुसार दोनों युवक ड्यूटी से लौटने के बाद चारपाई पर आराम कर रहे थे। उन्होंने एनर्जी ड्रिंक पी और नमकीन खाई। इसके कुछ ही देर बाद उनके शरीर का तापमान अचानक बहुत बढ़ गया और पसीना आने लगा। लाल्टा ने बताया कि जब उन्होंने दोनों से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। शरीर गर्म महसूस हुआ तो परिजनों ने उन्हें ठंडी पट्टियां करना शुरू किया, लेकिन तबीयत और बिगड़ने लगी। बेहोशी की हालत में दोनों को बद्दी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने बताया कि दोनों का शरीर नीला पड़ चुका था, जिससे किसी जहरीले पदार्थ के सेवन की आशंका जताई जा रही है। बद्दी अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर MS चौहान ने बताया कि एनर्जी ड्रिंक से किसी की मौत नहीं हो सकती। डॉक्टर का कहना है कि वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ASP अशोक वर्मा ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। मौके से बरामद एनर्जी ड्रिंक की बोतल और नमकीन के सैंपल भी जाँच के लिए भेजे गए हैं। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल चुकी है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। दोनों युवक परिवार की आर्थिक सहायता के लिए हिमाचल आए थे। मौत के कारणों को लेकर फिलहाल कई सवाल खड़े हो गए हैं, जिनके जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही सामने आ सकेंगे। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी करण नंदा ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में मनरेगा के काम ठप है तो उसके लिए केवल मात्र वर्तमान सुखू सरकार जिम्मेवार है। मनरेगा को लेकर प्रदेश में कांग्रेस के मंत्री भी झूठ बोल रहे हैं। बताइए कि 11 दिसंबर 2024, 7 जनवरी 2025, 27 फरवरी 2025 और 25 मार्च 2025 को केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के खजाने में मनरेगा के तहत 25 करोड़ नहीं भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि क्या वित्त वर्ष 2024 और 2025 में मनरेगा के 414 करोड़ नहीं आए? अगर मनरेगा की बकाया राशि हिमाचल प्रदेश के खजाने में नहीं आई तो उसके लिए क्या कांग्रेस सरकार जिम्मेदार नहीं है? यह सवाल करण नंदा द्वारा किया गया है। भाजपा मीडिया प्रभारी करण नंदा ने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत अगर पूरे देश की बात करें तो 75% खर्च केंद्र सरकार वहन करती है और 25% प्रदेश सरकार। शायद कांग्रेस सरकार यह भूल गई होगी कि हिमाचल प्रदेश में 90% खर्च केंद्र सरकार वहन करती है और केवल 10% खर्च वर्तमान हिमाचल सरकार और यह भारतीय जनता पार्टी की केंद्र शासित सरकार की देन है। पूछने के सिवाय उनके पास कोई काम नहीं रह गया। विषय मनरेगा का है और मनरेगा के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण व्यवस्था पे बहुत बड़ा काम चल रहा है। हर साल लगातार मनरेगा के सारे पैसे
हिमाचल सरकार को निरंतर मिलते रहे हैं, पर कहीं ना कहीं क्योंकि पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं तो उसके कारण जो है वर्तमान कांग्रेस सरकार नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास कर रही है कि केंद्र सरकार ने पैसे नहीं दिए। और ये केवल मनरेगा का ही सवाल नहीं है, अनेकों विषयों पर वर्तमान कांग्रेस सरकार, उनके मंत्री, उनके मित्रों का एक ही लफ्ज़ रहता है कि केंद्र से पैसे नहीं मिले। और हम बताएंगे कि जो मनरेगा के नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं ये गलत है, ये धारणा ही गलत है। यह कह रहे हैं कि मनरेगा में जो है वो सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि सैलरी किसके कारण नहीं दे पा रहे हैं। ये कांग्रेस के कुप्रबंधन का ही नतीजा है कि ये सैलरी जो है मनरेगा की नहीं दे पा रहे। यह कहते हैं कि नवंबर से किस्तें नहीं आई है। हम बताते हैं कि देखिए किस प्रकार 11 दिसंबर को 9 करोड़, 7 जनवरी को 2025 1.5 करोड़, उसके उपरांत 27 फरवरी को 7.5 करोड़ और 25 मार्च को 1.5 करोड़, ये मनरेगा के अंतर्गत नवंबर के बाद आया है। और अगर पूरी गणना आप करें तो हिमाचल प्रदेश को 2024-25 में जो है वो 414 करोड़ जो है वो मनरेगा के अंतर्गत मिले। अब विषय है समझने का कि जो ये बकाया मांग रहे हैं वो पैसा क्यों नहीं आया होगा। देखिए ये कांग्रेस सरकार ही थी जब यहाँ से एक पहाड़ी राज्य का दर्जा चला गया। और अगर आप देखेंगे बाकी सारे प्रदेशों में जो है वो 75-25 की रेशो के अंतर जो है पैसा आता है कि 75% जो है वो केंद्र सरकार वहन करेगी और 25% जो है वो राज्य वहन करेगी। और अगर हिमाचल प्रदेश में जो केंद्र से पैसा आता है और इन योजनाओं के लिए पैसा आता है वह 90-10 के उसमें आता है। 90% केंद्र वहन करेगी और 10% प्रदेश सरकार वहन करेगी। और ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र शासित सरकार ने ही ये स्टेटस हिमाचल प्रदेश को दिया है। कांग्रेस ने तो ये उल्टा छीन लिया था। अब सवाल ये है कि जितने मैंने इनको डेटे बताई क्या वो पैसा आया कि नहीं आया। आया, इसका मतलब केंद्र से लगातार पैसा आ रहा है। हर साल 11,000 करोड़ से अधिक का पैसा जो है वो हिमाचल प्रदेश में आ रहा है। पर वर्तमान सरकार केवल यही कहेगी कि पैसा नहीं आ रहा है। अब मनरेगा का जो बैलेंस है वो क्यों नहीं आ रहा है। देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार है, इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं मनरेगा में। एक होता है वेजेस, एक होता है मटेरियल और एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। उसके अंतर्गत ये सब हेड्स होते हैं जैसे स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर। तो अनस्किल्ड का जो है 100% जो है केंद्र वहन करता है और बाकी प्रदेशों में भी करता है। पर स्किल्ड का जो है वो 90:10 में जाता है। पर हिमाचल प्रदेश ने जो है इन 3 मदों में केंद्र सरकार का 123.24 करोड़ रुपए देना है। जब ये 10% ये जमा कराएंगे तो बाकी पैसा भी आ जाएगा। तो ये अब जमा क्यों नहीं कराते। अब इसकी जो है सब हेड्स की बात कर लेते हैं। वेजेस में 95.41 करोड़ रुपए देना है, 95.41 करोड़। मटेरियल में जो है उसमें जो है 25.22 करोड़ रुपए देना है और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में 2.7 करोड़ जो 60 करोड़ 2.60 करोड़ हिमाचल सरकार ने केंद्र को देना है। तो हम पूछना चाहते हैं कि आप ये पैसा क्यों नहीं दे रहे। एक जगह आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, एक जगह जो है आप पैसे डिपॉजिट नहीं करते। आज का जो हमारा विषय है वो केवल मनरेगा रहेगा, पर अगर हमें विषय पे हम बात करना शुरू करेंगे तो लंबी कतार शुरू हो जाएगी कि कौन कौन सी स्कीम्स के पैसे डिपॉजिट नहीं हो। और जयराम ठाकुर जी की सरकार थी, उन्होंने किस प्रकार से एक पारदर्शी सरकार चलाई। वह थी एक सरकार जिन्होंने 5 साल में हिमाचल प्रदेश के विकास को जो है नई दिशा दी और नया उसको शिखर जो है एस्टेब्लिश करने का कार्य किया। पर वर्तमान कांग्रेस सरकार ने केवल मात्र विकास के चलते कार्यों को ठप करने का प्रयास किया। परशुराम जयंती के पावन अवसर पर आज शिमला में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि हरीश चनार्था ने शिरकत की। इस अवसर पर उनके साथ शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान, उप महापौर उमा कौशल भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान भगवान परशुराम के जीवन, उनके आदर्शों और सनातन धर्म में उनके योगदान पर प्रकाश डाला गया।
उन्होंने कहा कि परशुराम जी की शिक्षाएं आज भी समाज को धर्म, न्याय और मर्यादा का मार्ग दिखाती है। मुख्य अतिथि हरीश नाथा ने कहा कि परशुराम जयंती जैसे आयोजन न केवल धार्मिक आस्था को मजबूत करते हैं, बल्कि समाज को एकजुट करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विराजमान हमारे आज यहाँ पे जो कार्यक्रम किया गया यशस्वी ब्राह्मण सभा की ओर से मैं इनको विधायक देना चाहूँगा। ये हर साल जनार्था जी करते हैं और मंच पर विराजमान जो ये ऐसे कार्यक्रम हमारे पूर्व पे परशुराम जयंती मंत्री क्योंकि श्री सुरेश भारद्वाज जी धर्म के प्रति एक बहुत इनके साथ विराजमान और हमारे शिमला के जो भी हमारे सहयोग प्रथम नागरिक जरूरत पड़ती है हम हमेशा श्री सुरेंद्र खड़े हैं और चौहान जी देखते हैं कि जो इनके आप महापौर पर एक दो बिल्डिंग ये बना विराजमान हैं, उसमें भी हम सहयोग देंगे और उसकी कंप्लीशन उप महापौर उमा शर्मा जी आगे जैसे कि अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि हम यहाँ पे ब्राह्मण सभा की कुछ बिल्डिंग्स है वो कंप्लीट हो रही है और आने वाले वक्त में इन्होंने आग्रह किया कि महापौर जी और हमारा भी सहयोग इसमें चाहिए होगा। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि पूरे दिल और जान से हम आपके साथ कंधे से कंधे मिला के चलेंगे और साथ में जो ये ब्राह्मण समाज है इसके बगैर हमारा धर्म भी पूरा नहीं है। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं रात दिन आपके साथ खड़ा हूँ और जो आपका भी कार्य चल रहा है मैं अपने पर्सनल अपने राशि से मैं आपको अपने पर्सनल अकाउंट से आपको मैं 1 लाख रुपए की घोषणा भी करता हूँ ताकि वो जो आपके कार्य चल रहे हैं अभी उसमें थोड़ा बहुत मेरी तरफ से भी और सभी की तरफ से यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं उनकी तरफ से एक छोटा सा सहयोग आपको हो जाएगा। और आगे आने वाले वक्त में भी जो भी आपके कुछ भी आपको कोई प्रॉब्लम है या कुछ आपके किसी भी कार्य में हमारी ज़रूरत है तो बेझिझक होकर आप बोल सकते हैं। हम आपका आधे से पौने घंटे के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये मेरे आपके लिए मैं वचनबद्ध हूँ आपके इस चीज़ के लिए। संत रविदास धर्म सभा के प्रदेश अध्यक्ष करमचंद भाटिया ने हिमाचल प्रदेश सरकार से मांग की है कि स्वर्ण शब्द के उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए। उनका कहना है कि यह शब्द समाज में असमानता को बढ़ावा देता है और इससे कई लोगों की भावनाएं भी आहत हो रही है। भाटिया ने कहा कि हमारे समाज में सभी लोग एक समान हैं। स्वर्ण शब्द जातीय भेदभाव की भावना को जन्म देता है जो संविधान की मूल भावना के विपरीत है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि सरकार इस शब्द पर जल्द से जल्द प्रतिबंध लगाए। उन्होंने कहा कि ऐसे शब्द समाज को बांटने का काम करते हैं। यह देवभूमि क्षत्रिय मोर्चा जो है प्रदेश में जो स्वर्ण समाज का उपयोग कर रहा है और स्वर्ण मोर्चे का जो उपयोग कर रहा है, इससे आपके चैनल के माध्यम से मैं हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भाई से आग्रह करता हूं कि स्वर्ण शब्द के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि इस शब्द से प्रदेश में अनुसूचित जाति और सामान्य वर्गों में छुआछूत, अस्पृश्यता, भेदभाव, हीन भावना और आपस में विभाजन और तुष्टीकरण की नीति बढ़ रही है। क्योंकि विश्व में सभी प्राणी एक जैसे हैं, कोई भी इंसान जो है स्वर्ण नहीं है और सभी समान एक बराबर है। ये सही है कि इस देश में जो जातीय व्यवस्था पैदा की गई है जिसमें अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग की श्रेणियां बनाई गई है, लेकिन मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सामान्य वर्गों से ये पूछना चाहता हूं कि जो देश में और प्रदेश में जो अनुसूचित जाति का विरोध किया जा रहा है, यह स्वर्ण समाज का उपयोग किया जा रहा है या सामान्य वर्ग स्वर्ण मोर्चे के माध्यम से उपयोग किया जा रहा है, तो देश में जो छुआछूत, अस्पृश्यता, भेदभाव, हीन भावना और जुल्म, अत्याचार, उत्पीड़न की परिस्थितियां क्या सामान्य वर्ग के समाज की तरफ से हुई है? देश में जो जुल्म हुआ है, अगर हकीकत में कहा जाए तो सामान्य वर्गों की तरफ से जो दशकों से अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर विभिन्न तरह के जुल्म हुए, अत्याचार हुए, छुआछूत हुआ, उत्पीड़न हुए, प्रताड़ना हुई है, उनका अपमान किया गया है, महिलाओं को शरीर और तन तक ढकने के कपड़े नहीं होते, तो ये जो व्यवस्था पैदा की गई है ये सामान्य वर्गों की तरफ से पैदा की, इसमें कोई नकारा नहीं जा सकता है। और ये पोषण काल से जो हुआ है जिसका खमियाजा आज देश हमारा प्रदेश भुगत रहा है। लेकिन जिस तरह अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को आरक्षण को लेकर टारगेट किया जाता है, अनुसूचित जाति के सर्टिफिकेटों को लेकर जो प्रदेश में जो टारगेट किया जा रहा है, वो टारगेट करके अपमानित किया जा रहा है, इस पर रोक लगना चाहिए। हम इनसे ही पूछना चाहते हैं इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कुछ हम जैसे अनुसूचित जाति समाज से हमने तो जाति व्यवस्था खड़ी नहीं की, हमने तो छुआछूत, अस्पृश्यता, भेदभाव की हीन भावना नहीं पैदा की है। जहाँ से हीन भावना पैदा कर जो
जिन्होंने हीन भावना पैदा की, जिन्होंने जुल्म किए, जिन्होंने अत्याचार किए, जिन्होंने अधिकारों मौलिक और अधिकारों से वंचित रखा है, वही लोग इसका शोर मचा रहे हैं। ये तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो जिन्होंने जो खुद अपनी शिक्षा के दौरान में समाज में जातीय उत्पीड़न झेला है, और जब उन्होंने समाज का दर्द देखा, उन्होंने गरीब लोगों का दर्द देखा, दबे कुचलों का दर्द देखा, तब उन्होंने एक प्रावधान किया, एक विकल्प खड़ा किया कि जो कमजोर तबका है सामान्य रूप से ऊपर आए। तो इसके लिए इन्होंने किया है। लेकिन जिस तरह से आजकल जो नया प्रदेश में स्वर्ण शब्द का जो प्रचलन चल रहा है पूरे प्रदेश में, तो मानवीय रूप में और इंसानियत रूप में कोई भी व्यक्ति स्वर्ण सब सामान्य है। इंसान के रूप में सभी गरीब हैं, दबे हैं, कुचले हैं, और दबे कुचले गरीब पिछड़े लोग सभी सामान्य इंसानों में हैं। लेकिन जातीय रूप में जो बांटा गया, जिनके द्वारा ये बांटा गया है, तो इसके लिए गलत जो परिभाषा कर रही है, इससे जो प्रदेश में दंगे भड़क सकते हैं। स्वर्ण शब्द से और स्वर्ण मोर्चे के माध्यम से अपनी राजनीति कर रहे हैं। तो इसके माध्यम से मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि प्रदेश में इस स्वर्ण शब्द के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए, और इसके लिए हम अपने अधिवक्ताओं से जो कानूनी राय लेकर हिमाचल प्रदेश माननीय उच्च न्यायालय में इसको लेकर याचिका भी दायर करेंगे।